हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 की बात करने जा रहे हैं। और यार, एज वी नो, चैप्टर नंबर 5 है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। को बता दूं कि इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट नंबर 2। आज हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ओके, अगर आपने लास्ट का वीडियो नहीं देख रखा है तो यार प्लीज़ जाके पहले लास्ट का वीडियो देखिए, देन सेकेंड पार्ट। ओके, बातें समझ में आई? हाँ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप हमारे साथ बने रहें। ओके, तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट तक हम पढ़ चुके हैं। ओके, हमें पढ़ना कहाँ से था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमें इस स्लाइड से पढ़ना था। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जैसा कि अभी तक हम फैक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जनरेशन टू जनरेशन हम जैसा कि देख रहे थे, जीन की थ्योरी पढ़े थे। अब हमें क्या पढ़ना है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमें क्रोमोसोम्स पढ़ना है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेंडल जो थे, सर ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने पूरा अपना 7 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1865 में ये जो अपना पूरी थ्योरी थी, पूरा जो इनका एक्सपेरिमेंट था, उसे इन्होंने पब्लिश किया। और हाँ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कब से कब तक किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, देखिए ईयर याद रखिएगा। ओके, क्या याद रखना है आपको? ईयर याद रखना है। ओके, सॉरी 63, यहाँ पे 63 है। ओके, 1856 से 1863 तक इन्होंने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया। देन 1865 में इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया। लेकिन 1865 में इन्होंने अपना वर्क पब्लिश तो किया, लेकिन उसके पहले उसके बाद ये इनका जो वर्क था 1900 तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। किसी ने इनकी थ्योरी को पढ़ा ही नहीं। 1900 तक तो कोई पढ़ा ही नहीं। फिर उसके बाद अगर किसी साइंटिस्ट ने इनकी थ्योरी को पढ़ना भी चाहा, पढ़े भी, तो उसके बाद इनकी थ्योरी से वो सेटिस्फाई नहीं हुए, अनसेटिस्फाई रहे, वो इनकी थ्योरी को सही नहीं माने। उसका पहला रीज़न तो ये था कि कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा आसान नहीं था। मतलब कुछ ही लोगों तक इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो पहुंच पाया। कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी। आज के टाइम के जैसे कम्युनिकेशन ईजी नहीं था। तो जिन लोगों के पास पहुँच पाया, इनका जो एक्सपेरिमेंट था, जिन लोगों के पास पहुंच पाया, सबने गलत ही बताया, जितने भी साइंटिस्ट पढ़े। फिर उसके बाद 1900 में वो तो 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने इनकी थ्योरी को पढ़ा, फिर उसके बाद बताया कि हाँ भाई, ये सही बात है। और दूसरी बात जो थी, इनकी थ्योरी जो मतलब बाकी के सारे साइंटिस्ट को सही नहीं लगी, तो इन्होंने एक बात बोली थी जिसको इन्होंने फैक्टर बोला था। तो इन्होंने ये बात बोली थी कि जो फैक्टर होता है वो स्टेबली एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जाता है, और एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड, जो ट्रेड का एक्सप्रेशन होता है, उसका रीज़न क्या होता है? जीन होता है, फैक्टर होता है, और वो स्टेबली जाता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, और ब्लेंडिंग भी नहीं शो करता है। ऑफ द पेयर ऑफ एलील्स विच डिड नॉट शो ब्लेंड ऑफ ईच अदर। तो भाई, साइंटिस्ट ने ये बात बोली कि हमारे यहाँ पे, हमारी सोसाइटी में इतनी सारी वेरिएशन देखने के लिए मिलती है, हम में वेरिएशन है, और आप बोलते हो कि ये स्टेबली पास आउट होते हैं कैरेक्टर। तो मतलब साइंटिस्ट बोले कि मेरे दादाजी कैसे थे, फिर पिताजी कैसे हुए, और मैं कैसा हूँ, मेरी अगली जो जनरेशन आएगी वो अलग होगी। तो बाकी के साइंटिस्ट का कहना था कि भाई, ये स्टेबली नहीं पास आउट होती, आप गलत बोल रहे हो। तो ऐसे करके बाकी के साइंटिस्ट ने इनकी थ्योरी को जो है मतलब पूरी तरह से खारिज कर दिया, सही नहीं माने। ओके, वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई द contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature। जो बात मैंने आपको बताई, तो साइंटिस्ट ने भी यही बात बोली कि देखिए, जो है नेचर में इतनी सारी वेरिएशन देखने के लिए मिलती है, और आप बोल रहे हो फैक्टर स्टेबली पास आउट होता है, कैरेक्टर। देखिए क्या होता है कि जो ये फैक्टर पे डिपेंड करता है एक्सप्रेशन। इन्होंने बोला था, मेंडल बोले थे कि जो ट्रेड होते हैं, जो एक्सप्रेशन होता है, जो फिजिकली एक्सप्रेशन होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? फैक्टर पे। और ये जो फैक्टर होता है, ये स्टेबली पास आउट होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये सारी बातें तो भाई गलत बोल दी आपने, ऐसा बोलना था साइंटिस्ट का। तो और तीसरी बात की अगर बात करें, तो यहाँ पे इन्होंने जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में मैथमेटिक्स यूज कर ली थी। तो ये तो भाई एकदम से अनएक्सेप्टेबल था साइंटिस्ट के लिए, जो कि पहले से भाई बायोलॉजिस्ट थे, और उनके लिए तो भाई ये बात सही नहीं थी।
और फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये भी बोला कि अच्छा चलिए ठीक है हम मान लेते हैं, लेकिन आप जो है ये जो बोल रहे हो जीन होता है, फैक्टर होता है, इसे आप ला के दिखाइए, हमें ला के दिखाइए। तो भाई ये भी ये नहीं प्रूव कर पाए, इसे ये प्रोवाइड नहीं करवा पाए, कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकली प्रूव एग्जिस्टेंस फॉर द फैक्टर आर से व्हाट दे वर मेड ऑफ। तो ऐसा इसमें सब में ये जो है सफल नहीं हुए। मतलब अब मेंडल जो है वो मतलब फिजिकली ऐसे हाथ में तो दिखा नहीं सकते कि हाँ ये लो ये है फैक्टर। तो इस तरह से साइंटिस्ट इनकी थ्योरी को एकदम से खारिज कर दिए, बोले कि ये थ्योरी भाई सही नहीं है, एकदम से सेटिस्फाई नहीं थे इनकी थ्योरी से, तो साइंटिस्ट इनकी थ्योरी को गलत बोल दिए। फिर उसके बाद 1900 में आए 3 साइंटिस्ट, डी वरीज, कॉरिन्स एंड सरमैक। ये 3 साइंटिस्ट आए, फिर उसके बाद इनकी थ्योरी को डिस्कवर किया और अच्छे से पढ़े। फिर उस टाइम पे मतलब तब टाइम और एडवांस हो चुका था, तो उनके पास क्या था, एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोप। तो इन लोगों ने, ये जो सारे साइंटिस्ट थे, इनका जो ग्रुप था 3 लोगों का, ये लोग अच्छे से इस पर मतलब कि पूरा केयरफुली ऑब्जर्व किए। टेकिंग प्लेस साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीज़न। तो इन्होंने सेल डिवीज़न को भी ऑब्जर्व किया। तो वहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि देखिए, दिस लेड द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीज़न। तो इन्होंने क्या बताया कि देखिए क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, सॉरी सेल होती है। देखिए क्या होता है, सेल होती है, सेल में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है ना। और न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम। अब आई क्रोमोसोम की बात। अभी तक क्या बताया गया था, जीन फैक्टर के बारे में बात हो रही थी। तो उसके बाद ये जो 3 साइंटिस्ट आए, अब इन्हें जो है कुछ नई चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। नई चीज़ें क्या मतलब, अभी देखिए जीन और क्रोमोसोम की सिमिलरिटी की बात करेंगे हम। तो जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो इन्होंने यहाँ पे पाया कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए है, और इस डीएनए पे क्या पड़ा है, जीन जिसे कि साइंटिस्ट मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर, और जॉनसन ने क्या नाम दिया था, जीन। देखो यार मैं सारी बातें बार बार बोलती हूँ जिससे आपको यहीं पे सारी बातें याद हो जाएं। ओके, आई नो मैंने आपको बहुत पहले लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि जॉनसन ने जीन वर्ड दिया था, फैक्टर किसे क्या कैसे, सारी बातें आपको पता है। लेकिन मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आपको मतलब सारी चीज़ें क्लियर रहें, आपको कंफ्यूज ना होना पड़े। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जीन प्रेजेंट होते हैं इस क्रोमोसोम में, जो कि कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि सेल डिवीज़न के टाइम पे, यहाँ पे ये लाइन जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दिस लेड द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू द डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ऑफ ईच डिवीज़न। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था कि ये कैसे हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ऑफ ईच सेल डिवीज़न। और इन्होंने इसे क्या कहा, दीज वर कॉल्ड क्रोमोसोम। अच्छा, क्रोमोसोम का क्या मतलब है, तो यहाँ पे ये जो सोमा वर्ड है, ये सोम जो वर्ड है ये डायरेक्टली लिया गया है सोमा से, जिसका मतलब होता है बॉडी, एंड क्रोमो मीन्स कलर्ड बॉडी। तो सिंपल है, कलर्ड बॉडी, क्रोमोसोम्स मीन्स, बातें समझ में आ रही हैं, दे वर विजिबल बाय स्टेनिंग। तो ये कलर्ड बॉडी होती हैं जो कि हमें पढ़ने में आसानी होती है। और फिर उसके बाद 1902 में क्या हुआ, देखिए ईयर याद रखिएगा, एकदम सिंपल तो है सब कुछ। देखिए क्या हुआ था कि 1865 में मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया था। बातें समझ में आ रही हैं, 1865 में। अच्छा, वर्क कितने, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 साल इनका एक्सपेरिमेंट चला था। तो कब से कब तक चला था, 7 साल चला था। तो इनका वर्क जो चला था 1856 से लेके 1863 तक। इसी को उल्टा कर लीजिए, 56 को 63। फिर इन्होंने जो अपना वर्क पब्लिश किया, मेंडल ने जो अपना वर्क पब्लिश किया वो कब किया, 1865 में। यार देखो मैं सारी बातें बार बार बोल रही हूँ जिससे आपको सारी बातें याद हो जाएं। ओके, और फिर उसके बाद रीडिस्कवरी कब की गई इनके एक्सपेरिमेंट की, 1900 में। और हाँ, आपसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई साइंटिस्ट कौन कौन थे जिन्होंने 1900 में मेंडल की थ्योरी को रीडिस्कवर किया था। तो आपको साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए। कौन कौन से साइंटिस्ट थे, डी वरीज थे, कॉरिन्स थे एंड सरमैक थे, ये 3 साइंटिस्ट थे। फिर 1902 में आ जाइए आप ज़रा सा, यहाँ पे क्या हुआ था कि सट्टन एंड वॉबेरी ड्यूरिंग मियोसिस इन्होंने क्या नोटिफाई किया कि जो ये क्रोमोसोम एंड जीन होते हैं, ये कैसे होते हैं, लगभग सेम होते हैं।
तो यहाँ पे देखिए सटन एंड वॉवेरी नोटेड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। में आगे देख लीजिए, रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम नंबर होंगे, आगे अच्छा देखिए, इक्वेशनल डिवीजन, तो ये जो माइटोसिस डिवीजन होगी, माइटोसिस में क्या होगा, ये इक्वेशनल डिवीजन होगी, मींस क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। ओके, ड्यूरिंग मियोसिस रिडक्शन डिवीजन, अच्छा मियोसिस को क्या बोला जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन बोला जाएगा, मियोसिस को क्या बोला जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन बोला जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम, अच्छा यहाँ पे आप जीवन फेज देख रहे हो, तो यहाँ पे भी क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे कोई भी रिप्लिकेशन नहीं हुई है। ओके, यहाँ पे कोई भी रिप्लिकेशन नहीं हुई है। यहाँ पे फिर जब आप देखते हो जीवन से G2 फेज पे जब आप जाते हो, तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि ये जो क्रोमोसोम नंबर हो गए हैं, इनका कंटेंट जो है वो डबल हो गया। क्रोमोसोम नंबर का कंटेंट जो है, सॉरी, क्रोमोसोम का कंटेंट जो है वो डबल हो गया, मीन्स क्रोमोसोम नंबर। ओके, क्रोमोसोम कंटेंट डबल हो गया। फिर उसके बाद आप आते हो मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में, मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में। ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि जो ये माइटोटिक डिवीज़न होता है, ये कैसा होता है, ये इसमें जो है सारी चीज़ें सेम रहती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो रिडक्शनल डिवीज़न आपको देखने के लिए मिलेगा, रिडक्शनल डिवीज़न मीन्स क्रोमोसोम नंबर कम हो जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको 4 जर्म सेल देखने के लिए मिलेंगी, 4 जर्म सेल। मैंने आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी सेम चीज़ बताई थी कि कितनी जर्म सेल देखने के लिए मिल रही थी, 4 जर्म सेल देखने के लिए मिल रही थी। और क्रोमोसोम नंबर हाफ कहाँ से हो रहा था, क्रोमोसोम नंबर हाफ कहाँ से हो रहा था, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, मियोसिस में रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कैसे हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहे हैं। बातें सिंपल है सारी, बस यार आपके समझने पर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हो, तो आप मियोसिस को क्या बोल दोगे, रिडक्शनल डिवीज़न। ओके, बातें समझ में आ रही हैं। और यहाँ पे कितनी जर्म सेल देखने के लिए मिल रही है, 4 जर्म सेल देखने के लिए मिल रही है। ओके, बातें सारी सिंपल हैं। तो जैसा कि देखिए, आप जो है यहाँ पे जीन में क्या देखते थे, जीन में यहाँ पे ऐसे जीन होता था, तो यहाँ पे जब गैमेट बनता था तो यहाँ पे हाफ, यहाँ पे एक टी जाता था, यहाँ पे एक टी जा रहा था, तो सारी चीज़ें हाफ होके नहीं जा रही थी, जीन हाफ होके नहीं जा रहा था, हाफ होके जा रहा था ना। तो यहाँ पे भी है, वही सेम चीज़ है यार। आफ्टर मियोसिस 1 मदर सेल से 4 स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होगा। और आपको पता है कि ये होते कैसे हैं, हेप्लॉइड होते हैं। ये हेप्लॉइड है मीन्स 23 क्रोमोसोम नंबर। बातें समझ में आई, सब कुछ सिंपल है। ओके, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे ऐसे आपके क्रोमोसोम ऐसे ऐसे पड़े होते हैं क्रोमोसोम। ओके, ये कब की फेज़ में बता रही हूँ, माइटोटिक डिवीज़न टाइम की बता रही हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि ये सारे जितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं ना, ये जो है एलाइन और इक्विलेटर आ जाते हैं, मतलब बीचों बीच कंडीशन में आ जाते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल। तो यहाँ से क्या, एस्ट्रल रेज जब निकलती हैं तो ये क्या करती हैं, हाफ क्रोमोसोम नंबर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं एंड हाफ को अपनी तरफ। तो यहाँ से इसके बाद क्या बनता है, गैमिट बनता है। और गैमिट कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे एक गैमिट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, एक गैमिट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। और दोनों में क्रोमोसोम नंबर कितने, तो यहाँ पे 46 होता है, तो हाफ क्रोमोसोम नंबर हो गया, मीन्स 23। और यहाँ पे कितनी जर्म सेल देखने के लिए मिली, 4 जर्म सेल देखने के लिए मिली। तो यार बातें सिंपल हैं, बस आपके समझने के ऊपर है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो जीन होता है और क्रोमोसोम होता है, इन दोनों में सिमिलरिटीज़ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाली स्लाइड में दिखाया था कि ये बात कब नोटिफाई की गई थी, 1902 में सटन एंड वॉवेरी नामक 2 साइंटिस्ट आए, जिन्होंने मतलब कि क्रोमोसोम एंड ये जो जीन होते हैं, इन्होंने नोटिफाई किया कि क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। तो इन्होंने, सटन एंड वॉवेरी ने ये बात नोटिस की कि क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। तो यहाँ पे देखिए ए और बी ही दिया गया ना, इधर कुछ बताया गया है कि जीन है कि क्रोमोसोम है, कुछ नहीं बताया गया। एक कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन, चाहे आप इसे जीन मान लो, चाहे इसे क्रोमोसोम, चाहे इसे क्रोमोसोम, चाहे इसे जीन। तो चलिए हम ही मान लेते हैं भाई कुछ, सपोज ये जीन है एंड ये क्रोमोसोम है। तो जीन कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, बात सीधी है, सिंपल है। और क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि हाँ भाई पेयर में होते हैं। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट।
गैमेट में कितने जीन है, जीन इनमें पेयर में से एक ही जाएगा, आपको पता है। एट द सेग्रीगेट टाइम, यहाँ पे भी वही चीज़ है, सेग्रीगेट एट गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रांसमिटेड टू द गैमेट, इंडिपेंडेंट पेयर्स ऑफ सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो ये बात तो आपने वहाँ पे देखी थी, तो सेम यही चीज़ क्रोमोजोम के लिए भी है। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ म्यूसिस फर्स्ट, मैंने आपको बताया था म्यूसिस फर्स्ट के टाइम पे क्या होता है, द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट पे क्या होता है, मैंने आपको ऐसे डायग्राम में भी बता के दिखाया कि सारे मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, जिसमें हाफ ऑफ क्रोमोसोम नंबर जाते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, तो मैं अभी आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे देखिए म्यूसिस फर्स्ट है, म्यूसिस फर्स्ट में यहाँ पे क्या हुआ है कि क्रोमोसोम नंबर, यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम नंबर कैसे हो रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर आज डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न सिंपली। और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर, फिर उसके बाद कोई रिडक्शन नहीं होगा, वैसे ही आगे फिर उसके बाद 4 जर्म सेल देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए आपको ये याद रखना होगा, ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज कहाँ पे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए म्यूसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि रिडक्शनल डिवीज़न के बारे में पूछा जाएगा, रिडक्शनल डिवीज़न कब कहाँ होता है, तो यार आपको पता होना चाहिए कि म्यूसिस फर्स्ट। ओके, बातें समझ में आई। हाँ देखो यार, मैंने आपको क्या बताया कि जीन जो फैक्टर होता है, जिसे मेंडल ने जीन बोला था, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो यार आपको पता है कि क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए, और उसी डीएनए पे क्या प्रेजेंट होता है, जीन। बातें समझ में आ रही है, सिंपल है। ओके, तो अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है, हाँ सेपरेट होता है, तो क्रोमोसोम के साथ साथ क्या सेग्रीगेट होगा, जीन। अब क्रोमोसोम जैसे जैसे डिवाइड होगा उसके साथ साथ जीन भी तो डिवाइड होगा, या फिर आप कह लो कि जीन के साथ साथ क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट होता है। बातें समझ में आ रही हैं। जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में, सिंपल सी बात है। सटन एंड वॉवेरी आर्गूड द पेयरिंग एंड सेपरेशन, ध्यान से देखिएगा, ओके बातें ध्यान से सुनिएगा। पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरीड। ओके, बातें समझ में आ रही हैं कि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि फैक्टर के सेग्रीगेट होने के साथ साथ क्रोमोसोम भी, सर्टन यूनाइटेड नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल। तो देखिए ये अब जो है एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं किस पे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो अभी देखिए हम एक्चुअल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाली यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया, फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडिया, तो ये क्या किए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखिए इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो इस पे जो है एक्सपेरिमेंट किसने किया, थॉमस हंट मॉर्गन ने किया। कब, लेड टू द डिस्कवरिंग द बेसिस ऑफ वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। तो देखिए इन्हें पता था कि जो मतलब वेरिएशन है, जो वेरिएशन देखने के लिए मिलती है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे जो है एक्सपेरिमेंट किया, इसका मेल एंड फीमेल लिया। तो इन्हें पता था कि ये सारी जो वेरिएशन आती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करती हैं, तो इन्होंने इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया और उस पर एक्सपेरिमेंट किया। लेड टू डिस्कवरिंग द basis for the variation that sexual reproduction produce. Morgan worked with the tiny fruit flies. किस पे एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, और इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट इसलिए किया कि इन पे स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा सुटेबल कैसे बन जाता है, क्योंकि ये जो है मतलब कि लेबोरेटरी में आसानी से ग्रो हो सकती हैं, सिंपल सिंथेसिस मीडियम इन द लेबोरेटरी, तो ये आराम से ग्रो कर सकती हैं सिंपल सिंथेसिस में। और ये इनका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन भी काफ़ी ज़्यादा सही होता है, मीन्स अबाउट 2 वीक का होता है, लाइफ स्पैन भी अच्छा है। और ये जो है सबसे बड़ी बात कि ये सिंगल मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लार्ज नंबर में प्रोजेनी को प्रोवाइड करवाती हैं। एंड आल्सो देयर वाज क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेक्सेस, मतलब मेल एंड फीमेल जो होती हैं उनमें भी डिफरेंस बराबर होता है, दोनों को रिकॉग्नाइज करने में आसानी होती है, मेल एंड फीमेल को। तो यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल फ्लाइज होती हैं उन्हें भी आप आसानी से एग्जामिन कर सकते हो। ऑल्सो इट हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इन्हें जो है आप एक सस्ते माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हो।
तो इन्होंने इसे इसलिए चुना। ओके, तो आगे देखते हैं हम लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन, या ध्यान से सुनिएगा। ओके, ये सारी बातें भी मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट पे भी बेस्ड हैं, लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में बात करना। एक बात ध्यान रखिएगा कि जिन में जितनी ज़्यादा लिंकेज होगी रिकम्बिनेशन उतनी कम होगी। बातें समझ में आ रही हैं? जितनी ज़्यादा लिंकेज होगी रिकम्बिनेशन उतनी ज़्यादा कम होगी। पहले बातें ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यार डेफिनेटली आपको आगे समझ में आएगा भी। लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन, मैं अभी आपको चार्ट दिखाती हूँ। ओके, तो सपोज ये जो है क्या है, ये लिंकेज है, ये लिंकेज है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हैं। एंड रिकम्बिनेशन की बात करें तो ये दोनों दूर दूर पैक हैं। ओके, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि लिंकेज जहाँ पे होगी ये लिंकेज है तो यहाँ पे रिकम्बिनेशन कम देखने के लिए मिलेगी, एंड ये रिकम्बिनेशन है तो यहाँ पे लिंकेज कम देखने के लिए मिलेगी। सपोज ये कोई कैरेक्टर है, ये कोई कैरेक्टर है, और अगर जहाँ पे ज़्यादा लिंकेज होगी, जीन क्लोजली पैक्ड होंगे, अब ये जीन दोनों एक साथ हैं तो ये नेक्स्ट जनरेशन में भी इजीली चले जाएंगे, और यहाँ पे रिकम्बिनेशन देखने के लिए मिल रही है। अब रिकम्बिनेशन मीन्स ये जीन जो है मतलब दूर दूर हैं तो ये जो है रिकम्बिनेशन शो करेंगे, लिंकेज नहीं शो करेंगे। ये दोनों जीन ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज़ जाएँ, साथ साथ जाएंगे, लेकिन ये जीन जो जिनमें लिंकेज है वो जीन नेक्स्ट जनरेशन में साथ साथ जाएगा। ओके, बातें समझ में आ रही हैं? तो देखिए इन्होंने जो मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमें क्या पढ़ना है। ओके, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे। ओके, मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाईहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस किसे बोलते हैं? तो यार ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी बातें तो आपको समझ में आनी चाहिए। डाईहाइब्रिड क्रॉस, अगर आप लास्ट वाला वीडियो देखे होंगे तो डेफिनेटली ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके, एनीवेज मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए इन्होंने यहाँ पे 2 कैरेक्टर लिया, और हाँ ये जो स्टडी कर रहे थे वो सेक्स लिंक जीन पे स्टडी कर रहे थे। टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। ओके, द क्रॉसेस वर सिमिलर डाईहाइब्रिड क्रॉस कैरीड आउट बाय द मेंडल इन पीस। सेम वैसे ही जैसे मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस, जब ये पाइसम सेटाइवम मतलब पी प्लांट पे जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डाईहाइब्रिड क्रॉस पे, डाईहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने 2 कैरेक्टर लिया था, पी प्लांट का, पाइसम सेटाइवम का। सेम वही मॉर्गन ने यहाँ पे किया है। फॉर एग्जाम्पल डाईहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने क्या लिया था, देखिए डाईहाइब्रिड क्रॉस मीन्स क्या होता है, 2 कैरेक्टर को एग्जामिन करना, 2 कैरेक्टर को एग्जामिन करना। तो इन्होंने क्या किया था कि ये जो मॉर्गन थे ये क्या किए, येलो बॉडी एंड वाइट आइज की फीमेल को लिए। ध्यान से सुनिएगा, येलो बॉडी एंड वाइट आइज की फीमेल को लिए, और इन्होंने क्या किया, ब्राउन बॉडी एंड रेड आइज के मेल को लिए। अब मेल एंड फीमेल, तो ये जो है जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो इनका एक्सपेरिमेंट ही सेक्स लिंक जीन पे था। ओके, बातें समझ में आ रही हैं? और इन्होंने जो है इन दोनों जो ये मेल एंड फीमेल थे इनका कैरेक्टर मैंने बता दिया कि इन्होंने जो कैरेक्टर लिया था हाइब्रिड कैरेक्टर, येलो बॉडी एंड वाइट आई की फीमेल एंड ब्राउन बॉडी रेड आई के मेल को जब इन्होंने इंटर क्रॉस करवाया तब इन्होंने क्या पाया कि जो इनकी F1 प्रोजेनी आती है, F1 जनरेशन में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो दोनों जीन होते हैं, देखिए अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो जीन होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या पाया, F1 जनरेशन में ही इन्होंने पाया कि जो जीन होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होते हैं। ही ऑब्जर्व दैट द 2 जीन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। और F2 जनरेशन में इन्होंने क्या देखा कि जो F2 जनरेशन में अभी तक हम मेंडल ने जैसा कि हमें बताया था कि जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे, देखिए मेंडल ने क्या बताया था कि जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे तो हमें रेशियो क्या देखने के लिए मिलेगा, 9:3:3:1। ऐसा रेशियो कुछ देखने के लिए मिलेगा कब, डाईहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में। एंड द F2 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:3:1 रेशियो। जो इन्हें उम्मीद थी कि जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि मेंडल ने ऐसा बोला था तो ऐसा कुछ रेशियो आएगा, तो इन्हें ऐसा रेशियो नहीं मिला। तो अब ये क्यों, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे बात निकल के आती है सामने लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन की। यहाँ पे बात क्या निकल के सामने आती है, लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन की। ओके, अच्छा आप यहाँ पे जो है एक बात और, ये जो रेशियो आया ये ऐसा क्यों नहीं आया,
मैंने आपको बताया था ना कि ये रेशियो ही जो आता है वो किसकी वजह से आता है, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेशन की वजह से आता है। तो जब F1 जनरेशन में इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हुए तो ये रेशियो हमें कैसे मिलेगा, ये रेशियो हमें खुद ही नहीं मिलेगा। मतलब कि ये रेशियो आएगा ही नहीं। मतलब कि जब F1 जनरेशन में जब इन्होंने ये पा लिया कि इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो रहा है तो इन्हें अंदाज़ा इस बात का लग जाना चाहिए था कि F2 जनरेशन में हमें ऐसा रेशियो नहीं देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि ये रेशियो क्यों मिल रहा था, बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे थे। मैंने आपको यार लास्ट वाले वीडियो में ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं कि इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, एक मतलब कि एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं होता है, तब जाके हमें ये रेशियो मिलता है 9:3:3:1 का। बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे बात इतनी हो गई। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब हुआ क्यों, लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन की वजह से, जो हमें इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जैसा कि बताया गया है ना कि यहाँ पे ये डिड नॉट शो सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली, तो यहाँ पे ये जो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं वो क्यों, लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन की वजह से। और लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन क्या होता है, ओके बातें समझ में आ रही है। मैंने अभी आपको बताया था लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन से मैंने आपको थोड़ा सा रिलेट करवाया। जीन वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, तो इन्होंने ये तो मतलब एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे वो स्टार्टिंग से ही मतलब सेक्स क्रोमोसोम पे कर रहे थे, है ना। When the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportional of parental gene combination were much higher than the non-parental type. Okay? तो यहाँ पे देखिए जब हमें टर्म लिंकेज देखने के लिए मिलेगी तब क्या होगा कि पेरेंटल जीन कम्बिनेशन ज़्यादा बनेंगे। ओके, पेरेंटल जीन कम्बिनेशन वर मच हायर देन नॉन पेरेंटल टाइप। नॉन पेरेंटल टाइप मीन्स जब रिकम्बिनेशन मीन्स यहाँ पे पेरेंटल टाइप, एक बात आप ध्यान दीजिए बस, जब टर्म लिंकेज देखने के लिए मिलेगी तो पेरेंटल जीन कम्बिनेशन वाज मच हायर देन द नॉन पेरेंटल, मतलब कि पेरेंटल जीन कम्बिनेशन हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी कंपैरिजन टू नॉन पेरेंटल टाइप। ओके, मॉर्गन एट्रीब्यूट दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन एंड फाइंड दैट द टर्म लिंकेज, और जहाँ पे हमें टर्म रिकम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे हमें टर्म रिकम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगी वहाँ पे हमें नॉन पेरेंटल जीन रिकम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगी। ओके, वहाँ पे हमें नॉन पेरेंटल जीन रिकम्बिनेशन भी देखने के लिए मिलेगी, मतलब ये जो नॉन पेरेंटल जीन रिकम्बिनेशन होगी ये हायर होगी। ओके, Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, same gene were very tightly linked, showed very low recombination। जहाँ पे यहाँ पे आप बातें समझ रहे हैं, सम जीन वर वेरी टाइटली लिंक्ड, वही लिंकेज की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है जो रिकम्बिनेशन होगी वो कम देखने के लिए मिलेगी। रिकम्बिनेशन कैसे देखने के लिए मिलेगी, कम देखने के लिए मिलेगी। ओके, और वहीं पे क्या होगा, वाइल अदर वर लूजली लिंक्ड, जो लिंकेज है, लिंकेज कैसी है, लूजली है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सपोज ये लिंकेज है, ये कैसे है, ये टाइटली है। और अगर हमें जो ये लिंकेज है अगर हमें ये टाइटली लिंक देखने के लिए मिलेगी तो रिकम्बिनेशन कैसी होगी, रिकम्बिनेशन कम होगी। ओके, बातें समझ में आ रही हैं यार, आनी चाहिए। ओके, और फिर उसके बाद अगर हमें ये जो लिंकेज है, ये लिंकेज कैसे देखने के लिए मिलती है, लिंकेज लिंकेज जो है लूजली देखने के लिए मिलती है। ये लिंकेज लूज है तो यहाँ पे हमें रिकम्बिनेशन हायर देखने के लिए मिलेगी। रिकम्बिनेशन कैसी होगी, हायर होगी, रिकम्बिनेशन हाई होगी। ओके, बातें समझ में आ रही हैं। देखिए मैं आपको अभी एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख रहे हो, सपोज ये फीमेल है एंड ये मेल है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे लिंकेज है, यहाँ पे लिंकेज है। यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों, सपोज जीन वाई एंड वाइट, मतलब येलो एंड वाइट, ये दोनों कैसे, इनमें लिंकेज शो हो रही है। और यहाँ पे क्या शो हो रहा है, रिकम्बिनेशन शो हो रहा है। यहाँ पे रिकम्बिनेशन शो हो रहा है, वाइट एंड एम, यहाँ पे मिनिएटर, यहाँ पे ये कैसे हैं, दूर दूर हैं, ये कैसे हैं, दूर दूर हैं। और ये कैसा है, ओरिजिनल है, ये वाइल्ड टाइप है, मीन्स नेक्स्ट जनरेशन में ये साथ साथ जाएंगे।
नेक्स्ट जनरेशन में ये साथ साथ जाएंगे और यहाँ पे हमें रिकम्बिनेशन देखने के लिए मिल रही है। ओके, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे पेरेंटल टाइप कम्बिनेशन कैसे देखने के लिए मिलेगी, मोर देखने के लिए मिलेगी जब ये लिंकेज ज़्यादा होगी तो पेरेंटल टाइप कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे। पेरेंटल टाइप कम्बिनेशन कैसी होगी, ज़्यादा होगी। पेरेंटल कम्बिनेशन ज़्यादा होगी एंड रिकम्बिनेशन कैसी होगी, कम होगी। और यहाँ पे भी देख लीजिए, अब यहाँ पे जो है आपको रिकम्बिनेशन देखने के लिए मिल रही है, मीन्स जीन सारे दूर हैं, तो यहाँ पे पेरेंटल कम्बिनेशन कम देखने के लिए मिल रही है एंड रिकम्बिनेशन 37.2% देखने के लिए मिल रही है। यार बातें समझ में आ रही हैं? हाँ, तो यहाँ पे आप F2 जनरेशन में भी आपको वैसी ही चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले आप एक वर्ड समझ लीजिए, होमोगैमिट एंड हेट्रोगैमिट। होप है बातें आपको समझ में आ रही होंगी। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस से बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। हेट्रोगैमिट एंड होमोगैमिट, मेल में कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं, XY एंड होमोगैमिट है XX एंड हेट्रोगैमिट। बातें समझ में आ रही है? जैसा कि आप होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस में पढ़ रहे थे, सेम है एंड यहाँ पे डिफर है। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, मीन्स यहाँ पे XX है एंड यहाँ पे XY है। इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमिट, यहाँ पे होमोगैमिट। तो यहाँ पे बात जरा ये समझिए, ये क्या है, ये है मेल एंड यहाँ पे फीमेल। ओके, यहाँ पे क्या है, XX फीमेल। अब ये जो फीमेल है, जो होमोगैमिट होता है, ये जो है नेक्स्ट जनरेशन के लिए सिर्फ XX ही देगा और ये क्या देगा, गैमिट X और Y दोनों देगा। XY टाइप का गैमिट देगा और यहाँ पे होमोगैमिट में XX क्रोमोसोम ही देखने के लिए मिलेंगे। बातें समझ में आ रही हैं? तो देखिए आपको पता है कि जो ह्यूमन में 44 ऑटोसोम्स होते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? 44 ऑटोसोम्स होते हैं। टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 46 होता है। कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं। तो इन 23 पेयर में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये जो 44 वाला क्रोमोसोम नंबर होता है, ये सब क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। एंड ये जो दो क्रोमोसोम और होता है, 2 क्रोमोसोम, यहाँ पे आप या तो 22 लिख लीजिए एंड यहाँ पे एक जो पेयर होता है, ये 22 पेयर होता है एंड यहाँ पे एक जो पेयर होता है या फिर जो 2 क्रोमोसोम होता है, ये कौन सा क्रोमोसोम होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो अगर हम मेल की बात करें, 44 प्लस यहाँ पे कौन सा क्रोमोसोम होगा, X एंड Y होगा। मीन्स ये नेक्स्ट गैमिट, ये कौन कौन सा गैमिट दे सकता है, XY। और अगर हम फीमेल की बात करें, प्लस XX, यहाँ पे जो 2 क्रोमोसोम होंगे, ओके, जो एक पेयर होगा, वो कौन कौन सा क्रोमोसोम होगा, XX होगा। और मेल की बात करें तो XY। ओके, इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपको? तो यहाँ पे ज़रा सा बात ये समझिए, अभी देखिए विद कंसंट्रेशन बैठिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, जो आपको स्टार्टिंग से ही पता है कि जो हेट्रोगैमिट होता है, हेट्रोगैमिट, मैं कलर चेंज कर लूँ, देखिए एज बी नो, जो हेट्रोगैमिट होता है वो क्या करता है, उसके पास ऑप्शन होता है। तो जो फीमेल होती है, फीमेल क्या दे सकती है, XX क्रोमोसोम। फीमेल क्या दे सकती है, XX क्रोमोसोम। यहाँ पे जो है ये मेल है, ये क्या है, ये मेल है एंड ये क्या है, ये फीमेल है। ओके, तो अब फीमेल क्या दे सकती है, X क्रोमोसोम दे सकती है और X क्रोमोसोम वापस से दे सकती है। तो अगर गैमिट में X क्रोमोसोम आया एंड यहाँ से फीमेल भी X क्रोमोसोम देती है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, फीमेल का। और यहाँ से अगर Y क्रोमोसोम आया और यहाँ से X क्रोमोसोम आया, XY, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जा रहा है, मेल का। तो यार एक बात आपको समझ में आ रही है, जो फीमेल है वो तो X क्रोमोसोम ही दे सकती है ना, और जो मेल है वो Y क्रोमोसोम भी दे रहा है एंड Y क्रोमोसोम दे रहा है एंड X क्रोमोसोम। तो ये हेट्रोगैमिट है। तो जो हेट्रोगैमिट होता है वो न्यू प्रोजेनी का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वो न्यू प्रोजेनी का सेक्स डिटरमाइन करता है। कौन, मेल क्या करता है, न्यू प्रोजेनी का सेक्स डिटरमाइन करता है। बिकॉज ऑफ ये कैसा होता है, हेट्रोगैमिट होता है। बातें समझ में आ रही हैं?
बातें समझ में आ रही है? हाँ, आनी चाहिए। The initial clue about genetics, chromosomal mechanism of sex determination can be tracked back to of some experiment carried out the insect में जैसा कि आपने देखा था। In fact, the cytological observation made number insect led the development of concept of genetic chromosomal basis of sex determination. Okay, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे हैंकिंग, तो इन्होंने क्या कहा था कि इन्हें मतलब कि इनिशियल टाइम में, स्टार्टिंग टाइम में इन्हें ये पता था कि एक एक्स बॉडी होती है जो कि जिसके 50% चांसेस होते हैं। यहाँ पे ज़रा देखिए, एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व बाय हिम दैट 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव दिस स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस। इन्होंने ये कहा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो उसके पास 50% चांसेस क्या होते हैं एक्स बॉडी को रिसीव करने। तब ये बात नहीं पता थी कि ये भाई क्रोमोसोम है क्या है, ऐसा कुछ नहीं पता था। ओके, तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि ये जो मतलब एक्स बॉडी होती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जब स्पर्म का मतलब फॉर्मेशन होता है तो स्पर्म जो होता है वो उसके पास 50% चांसेस होते हैं किसको रिसीव करने के, एक्स बॉडी को, और 50% चांसेस वाई बॉडी को रिसीव करने के। सिंपल सी बात है। और ये जो मतलब एक्सपेरिमेंट था ये आगे भी चलता गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर साइंटिस्ट लेड टू द conclusion that the X body of Hanking was fact chromosome and that is why it is given the X chromosome। देखिए, जिसे X बॉडी अभी तक हम बोल रहे थे, जिसे X बॉडी बोल रहे थे, उसे अदर साइंटिस्ट ने क्या कहा आगे, मतलब कि एक्सपेरिमेंट ये भाई चलता ही रहा, तो आगे के साइंटिस्ट ने इसे क्या नाम दिया, एक्स क्रोमोसोम। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ द एक्सओ टाइप। तो इसे मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट था आगे चलता गया और मतलब इंसेक्ट पे भी हुआ। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी लास्ट वाली स्लाइड में बताया कि जिसके पास XX है उसे हम क्या बोलते हैं, होमोगैमेट, एंड जिसके पास मतलब कि अलग अलग है उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट। तो यहाँ पे देखिए एक्सो टाइप मीन्स यहाँ पे जो है ये क्या है, हेट्रोगैमेट है। ऑल द बियर ऑफ एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द अदर क्रोमोसोम, मतलब इसके अलावा बाकी ऑटोसोम्स हैं। तो यहाँ पे ज़रा देखिए, इन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बियर एक्स क्रोमोसोम whereas सम ऑफ नॉट। तो यहाँ पे ये जो एक्स एंड XO है, अगर यहाँ से X और X आता है, यहाँ पे भी X आता है, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये फीमेल का फॉर्मेशन करता है। एंड यहाँ पे X आता है एंड यहाँ पे O, यहाँ ये गैमेट O देता है, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये मेल का फॉर्मेशन करता है। ये कौन से इंसेक्ट का एग्जाम्पल है, ये ग्रॉसहॉपर का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये ग्रॉसहॉपर का है। ओके, तो यहाँ पे ज़रा देखिए, X fertilized by sperm having an X chromosome become female। बातें समझ में आ रही हैं। X fertilized by sperm having an X chromosome, अगर X जो है ये कैसे किस में फॉर्म होता है, फीमेल, एंड दोज fertilized by sperm that do not having X chromosome become male। ओके, बातें समझ में आ रही हैं। देखिए, अगर जो है यहाँ से X क्रोमोसोम जाता है तब तो फीमेल बॉडी बनती है। अगर यहाँ से X क्रोमोसोम नहीं जाता है बाय द स्पर्म, दोज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म दैट डू नॉट हैव X क्रोमोसोम बिकम मेल। अगर यहाँ पे X क्रोमोसोम नहीं जाता है स्पर्म से, तो क्या किसका फॉर्मेशन होता है, मेल का। ओके, बातें समझ में आ रही हैं। एंड यहाँ पे देखिए, it was distinct to be the sex chromosome and the rest of the chromosome were named as autosomes। देखिए, मैंने आपको बताया कि ऑटोसोम्स कितने होते हैं, 22 होते हैं। ऑटोसोम्स कितने होते हैं, 22 होते हैं। पेयर की बात करें, ऑटोसोम्स 22 पेयर में होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर में होते हैं। बातें समझ में आ रही हैं। और जीन भी कैसे होते हैं, सिमिलरिटीज़ पता है ना सारी, जीन भी पेयर में होते हैं। ओके, जैसा कि देखिए मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, ये एग्जांपल किसका था, ग्रॉसहॉपर। ग्रॉसहॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच द मेल हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम। बात समझ में आ रही है।
विच द मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम, मतलब कि ऑटोसोम को छोड़ के, ओके, एंड फीमेल हैव पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे देखिए सेम बातें ही तो लिखी गई हैं। यहाँ पे जो मेल है उसके पास क्या है, एक्स ओ क्रोमोसोम, इसके पास सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, एंड जो फीमेल है उसके पास पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम देखने के लिए मिल रहा है। सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अगर वहीं पे ह्यूमन की बात कर ली जाए, ह्यूमन की बात कर ली जाए तो सेम यही बात ह्यूमन में भी है। एंड बात कर ली जाए ड्रोसोफिला मेलानोग्लोस्टर की, तो ड्रोसोफिला में भी वही बात है, ड्रोसोफिला मेलानोग्लोस्टर का। These observations led the investigation of number of species to the understand the mechanism of sex determination in the number of the insect and mammals, including man. Man की बात करें, XY type of sex determination is seen whereas both male and female have same number of chromosome. तो हाँ वो बात तो है कि दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, हाँ ये मेल एंड फीमेल की बात की जाए, सॉरी, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप एक्स वाई क्रोमोसोम देख रहे हैं एंड फीमेल एक्स एक्स क्रोमोसोम। ये कैसी है, ये होमोगैमिट है एंड इधर हेट्रोगैमिट। अब यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही होगी, यहाँ पे ये जो एक्स वाई है एंड इधर पे क्या है, एक्स एक्स है। तो अब जो ये होमोगैमिट है ये क्या दे सकती है, एक्स क्रोमोसोम दे सकती है। और अगर ये जो मेल है, ये जो मेल है अगर ये एक्स क्रोमोसोम देता है तो यहाँ पे न्यू प्रोजेनी क्या फॉर्म होती है, फीमेल फॉर्म होती है। यहाँ पे न्यू प्रोजेनी फीमेल फॉर्म होती है। और अगर ये जो मेल है अगर ये वाई क्रोमोसोम दे देता है और फीमेल तो ऑलवेज एक्स क्रोमोसोम ही देगी बिकॉज ऑफ इट्स, ये कैसी है, होमोगैमिट है। अगर ये वाई क्रोमोसोम दे देती, अगर मेल वाई क्रोमोसोम दे देता है तो न्यू प्रोजेनी क्या फॉर्म होगी, मेल फॉर्म होगी। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो सेक्स, न्यू प्रोजेनी का सेक्स डिटरमाइन कौन कर रहा है, न्यू प्रोजेनी का सेक्स डिटरमाइन कौन कर रहा है, मेल बॉडी कर रही है न्यू प्रोजेनी का सेक्स डिटरमाइन। बातें समझ में आ रही हैं, हाँ आनी चाहिए। सेम वही बात यहाँ पे भी है, एक्स वाई एक्स एक्स। तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यू प्रोजेनी का सेक्स डिटरमाइन कौन कर रहा है, मेल बॉडी कर रही है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ये साइज देख के ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये फीमेल होगी एंड ये मेल होगा। जो लिखा है सही लिखा है, मेल बॉडी कैसी है, छोटी है एंड फीमेल बड़ी है, ओके। यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात आती है, बट यहाँ पे अभी आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो फीमेल है, बर्ड की बात कर रही हूँ, इन मेनी बर्ड, ओके। यहाँ पे जो फीमेल है वो सेक्स डिटरमाइन कर रही है, जो फीमेल है वो सेक्स डिटरमाइन कर रही है बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो मेल है वो कैसा है, होमोगैमिट है। अब ये क्या देगा, जेड देगा। अगर इधर से फीमेल, अब फीमेल के ऊपर डिपेंड कर रही है सारी बातें, फीमेल सेक्स डिटरमाइन करे। वैसे तो 50% चांसेस दोनों के हैं, जैसा कि अभी आप ऊपर वाली स्लाइड में देखे थे, ओके। तो अगर ये जेड दे रही है, इधर जेड क्रोमोसोम, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अब फीमेल मत बोल दीजिएगा, यहाँ पे मेल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि मेल का क्रोमोसोम सिंबल आप देख रहे हो। अगर जेड का फॉर्मेशन हो रहा है तो मेल बॉडी बन रही है, और इधर से फिर से मेल के पास वही मजबूरी है, ये जेड के अलावा कुछ नहीं दे सकता है, जेड क्रोमोसोम के अलावा, एंड फीमेल डब्ल्यू भी दे सकती है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फीमेल बॉडी का। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है अभी तक आप जो देखे थे। तो यहाँ पे अगर जेड क्रोमोसोम है तो क्या है, मेल है, एंड जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम है बर्ड में तो क्या है, वो फीमेल है। तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन न्यू प्रोजेनी का कौन कर रहा है, बातें समझ में आ रही है। न्यू प्रोजेनी का सेक्स डिटर्मिनेशन कौन कर रहा है, यहाँ पे न्यू प्रोजेनी का सेक्स डिटरमाइन कौन कर रहा है, फीमेल बॉडी कर रही है। बातें समझ में आ रही है, हाँ आनी चाहिए, ओके। तो यार बस यहाँ पे इतनी सी बात थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ यही सारी बातें लिखी है। अच्छा आगे वाली स्लाइड में है, यहाँ पे देख लीजिए, यही सारी बातें लिखी गई। अभी जैसा कि आपने देखा मेल कैसे होते हैं, मेल हेट्रोगैमेटी होते हैं, और फीमेल हेट्रोगैमेटी आपको कहाँ देखने के लिए मिली, फीमेल हेट्रोगैमेटी। But two different type of gamete terms in sex chromosome to produce by female, that is female heterogamety, bird में आपको देखने के लिए मिली थी। In the order I have distinct with the mechanism of sex determination described earlier, the two different sex chromosome of a female bird has been designated to be Z and W chromosome। यहाँ पे ये कैसी है, फीमेल कैसी है, हेट्रोगैमिटी है, एंड
और जो मेल है वो कैसा है, होमोगैमेटी है। यार बातें समझ में आ रही हैं? ओके, आनी चाहिए। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, तो यार सिंपल सी बात है, यहाँ पे अभी अभी आप लास्ट वाली स्लाइड में देख के आए हो, क्या होता है यहाँ पे, एक्स फीमेल के पास क्रोमोसोम होता है, ओके, एंड XY मेल के पास क्रोमोसोम होता है। ये कैसा है, मेल है, एंड ये क्या है, ये फीमेल है। एंड एज वी नो फीमेल इज़ होमोगैमेटिक एंड मेल इज़ हेट्रोगैमेटिक। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर मेल जो है X क्रोमोसोम देता है एंड फीमेल X क्रोमोसोम देती है, तो जो न्यू प्रोजेनी फॉर्म होगी वो फीमेल फॉर्म होगी। एंड मेल अगर Y क्रोमोसोम देता है एंड फीमेल X क्रोमोसोम देती है, फीमेल तो X क्रोमोसोम देगी ही, तो यहाँ पे न्यू प्रोजेनी क्या फॉर्म होती है, मेल फॉर्म होती है न्यू प्रोजेनी। तो यहाँ पे आपको तो बात समझ में ही आ गई है कि जो न्यू प्रोजेनी का सेक्स डिटरमाइन करेगा वो कौन करेगा, मेल बॉडी करे। और यहाँ पे 50% चांसेस हैं Y क्रोमोसोम के जाने के एंड 50% चांसेस हैं X क्रोमोसोम के जाने के। एंड यहाँ पे भी जैसा कि आप X क्रोमोसोम फीमेल में देख रहे हैं, तो 50% चांसेस दोनों के हैं। सिंपल सी बातें हैं। तो यार यहाँ पे कुछ और नहीं, सिंपली बातें हैं। It has already been mentioned that the sex determined mechanism, the case of human XY type. Humans is XY type out of 23 pair of chromosome, जिसमें से 22 कौन होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। ओके, बातें समझ में आ रही है। 22 पेयर ऑफ एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, ये दोनों कैसे होते हैं, 22 क्रोमोसोम जो ऑटोसोम्स होते हैं। आप सिंपली बोल सकते हो कि जो ऑटोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मेल एंड फीमेल में क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट जो 23 नंबर वाला 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, डिफ़र होता है। किस में डिफ़र होता है, क्योंकि एक के पास, मेल के पास XY क्रोमोसोम होता है, स्पर्म होता है, एंड फीमेल के पास क्या होता है, XX क्रोमोसोम होता है। बातें समझ में आ रही हैं। ऑफ एन XY क्रोमोसोम आर डिटरमाइन द मेल कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस एमंग मेल 2 टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 50% चांसेस दोनों के होते हैं। 50% टोटल स्पर्म प्रोड्यूस कैरी X क्रोमोसोम एंड 50% चांसेस हैज़ बीन Y क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम। ऑटोसोम को छोड़ के फीमेल्स हैव हाउएवर प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ ओवम विद X क्रोमोसोम। ओके, there is an equal probability fertilization ovum with the sperm carrying either XY chromosome. In case of ovum fertilized with the sperm carrying Y chromosome, zygote develop into female। अगर sperm, बात समझ में आ रही है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करूँ, बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे ये जो sperm है, अगर ये गैमेट को Y क्रोमोसोम देता है, अगर इसके गैमेट में Y क्रोमोसोम जा रहा है तो क्या फॉर्मेशन होगा, अगर Y क्रोमोसोम जा रहा है तो मेल का फॉर्मेशन होगा। और अगर जाइगोट कैसे डेवलप, एंड जाइगोट डेवलप विद X क्रोमोसोम, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फीमेल का फॉर्मेशन हो रहा है। बातें समझ में आ रही है। तो यार इतनी सिंपल सी चीज़ें हैं, बातें समझ में आनी चाहिए। इट इज़ आल्सो एविडेंट दैट ईच प्रेगनेंसी देयर इज़ ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर मेल और फीमेल चाइल्ड। जो फीमेल प्रेगनेंसी लीड करती हैं उसमें जो है 50% चांसेस दोनों के हो सकते हैं, मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड बोथ के। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रन हैज़ बीन ऑस्ट्रिच्ड एंड इल ट्रीटेड बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट नेशन। तो यार ये बात तो सही है। आप भी अपनी सोसाइटी में देखते होगे कि मतलब अगर कोई लेडी है, कोई फीमेल है, अगर वो फीमेल चाइल्ड को बर्थ कर रही है तो वुमेन को ब्लेम किया जाता है कि वो फीमेल चाइल्ड को बर्थ कर रही है। तो यार फर्स्ट थिंग तो फीमेल चाइल्ड बर्थ करना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन अपनी सोसाइटी में कुछ लोगों की मेंटालिटी ही ऐसी है। तो यार इस पे अपने लोगों को बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है। लेकिन हाँ, आप अपनी NCERT बुक में साफ साफ देख सकते हो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो वो मेल होता है, हीमोफीलिया। तो यार हीमोफीलिया इज़ अ डिजीज़, जो कि कैसी डिजीज़ होती है, सेक्स लिंक डिजीज़ होती है। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, दिस सेक्स लिंक रेसेसिव डिजीज़, आई थिंक यहाँ पे कुछ स्लाइड मतलब कि कुछ टॉपिक छूट भी रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टॉपिक छूट भी रहे हैं। तो यार अगर ऐसा है तो सॉरी फॉर दिस, बिकॉज ऑफ स्लाइड मैंने नहीं सेट की है। तो यार वैसे मैं खुद स्लाइड सेट करती हूँ, बट यार इस बार मैं नहीं कर पाई, सो सॉरी।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ टॉपिक छूट रहे हैं, तो देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ते हैं, हीमोफीलिया दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हीमोफीलिया होता है, फर्स्ट थिंग तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो हीमोफीलिया होता है ये कैसी डिजीज़ है, सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है, और विच सोज इट ट्रांसमिशन फ्रॉम अनइफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी हैज़ बीन वाइडली स्टडीड। तो यार मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के बेसिस से बताती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक्स क्रोमोसोम, देखिए मैंने आपको क्या बताया, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। ओके, ये हीमोफीलिया, फर्स्ट थिंग तो हीमोफीलिया फीमेल में कम होती है, फीमेल में होती है बट वो रेसेसिव होती है। और होती किस कंडीशन में है ये डिजीज़ फीमेल में किस कंडीशन में होती है मैं अभी आपको बता रही हूँ। ओके, और यहाँ पे अगर ये मेल जो है रेसेसिव है, मतलब कैरियर है, ये मेल कैसा है, कैरियर है, तो ये डिजीज़ फीमेल में तभी होगी, ये डिजीज़ फीमेल में तभी होगी। और अगर यहाँ पे अगर फीमेल में है, इफेक्टेड क्रोमोसोम है, ये रेसेसिव हो जाएगा और ये क्रोमोसोम डोमिनेंट हो जाएगा। और अगर वहीं पे मेल में एक्स क्रोमोसोम पे ये मेल एक्स क्रोमोसोम इफेक्टेड है तो ये डिजीज़ होगी इस मेल में। तो याद रखिएगा, इन दिस डिजीज़ द सिंगल प्रोटीन ऑफ इज ए पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज इफेक्टेड। तो यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक सिंगल प्रोटीन क्या होता है, म्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक छोटे से कट पे भी अगर एक सिंपल कट लग जाए तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती जाएगी, तो इट मीन्स कि बॉडी होगी वो ऑटोमेटिक डेथ को कॉज कर लेंगे। ओके, द हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर ऑफ हीमोफीलिया में ट्रांसमिट टू डिजीज टू सन। तो यहाँ पे जो मतलब हेट्रोजाइगस फीमेल होगी, मतलब ऐसे वाली फीमेल, ओके, तो ये जो फीमेल होगी ये कैरियर होगी, इसमें कोई डिजीज़ नहीं होगी, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन इसका जो बेटा होगा, इसका जो सन होगा, वहाँ तक ये डिजीज़ दे सकती है। ओके, और फीमेल में किस कंडीशन में हो सकती है वो मैंने आपको बता दिया। फीमेल में किस कंडीशन में हो सकती है, फर्स्ट थिंग तो इसकी जो मदर हो वो कैरियर हो, और जो इसका फादर हो, जो मेल हो, वो कैसा हो, और फादर कैसा हो, उसको हीमोफीलिया हुई हो। तो ये जो हीमोफीलिया की डिजीज़ अगर किसी भी मेल को हुई रहेगी तो फर्स्ट थिंग तो वो जो है इनवेलेबल द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन बहुत ही रेयर केस में होगी, तो इसलिए फीमेल में ये डिजीज़ बहुत रेयर केस में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट थिंग तो जो फीमेल हो वो कैरियर हो, और जो उसका फादर हो वो कैसा हो, वो उसे हीमोफीलिया हुई हो। तो जो अगर हीमोफीलिया हुई हो तो लाइफ की इस स्टेज तक आना मतलब कि दूभर हो जाता है, लाइफ की इस स्टेज तक वो आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे फीमेल जो है उसको हीमोफीलिया हो ही नहीं सकता, लेकिन क्वीन विक्टोरिया वो कैरियर थी और उनकी आगे की जनरेशन में हीमोफीलिया देखने के लिए मिली थी। ओके, और हीमोफीलिया में होता क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सिंपल से कट से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग when both partner are carrier of the gene। यहाँ पे एक बात ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पहली बात तो सेक्स लिंक्ड डिजीज़ नहीं है, और यहाँ पे अगर दोनों फादर के मतलब दोनों पेरेंट्स कैरियर होते हैं, अगर यहाँ पे दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं तब भी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, जो प्रोजेनी होगी, वो जो है इस डिजीज़ से कॉज होगी। दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA एंड HBS। बातें समझ में आ रही हैं? ओके, यहाँ पे मैं आपको अभी डायग्राम में दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये जो रेड ब्लड सेल होती हैं, जो हीमोग्लोबिन होती हैं, ये जो है इस फॉर्म में, यहाँ पे ये कॉनकेव बाई कॉनकेव टाइप की होती है, तो यहाँ पे ये इस फॉर्म में आ जाती हैं, सिकल सेल टाइप में। ओके, और इसमें होता क्या है, यहाँ पे जो ये GAG देख रहे हैं, ये एडेनिन जो है यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है, ये एडेनिन यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है, तब ये सारी कंडीशन कॉज होती हैं। ओके, कि मतलब ये जो हीमोग्लोबिन है ये बाइकॉनकेव से सिकल सेल में फॉर्म हो जाए। ओके, 6th कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG
टू GUG में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये सिकल सेल टाइप की RBC होती है ना, ये मतलब कि ऑक्सीजन को प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती हैं, जिससे आगे प्रॉब्लम हो सकती है। RBC फॉर्म बाई कॉनकेव डिस्क इलोंगेट सिकल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, और फिर आगे हम क्या देखते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया दिस इनबॉर्न एरर। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ये बाई बर्थ होती है, ये डिजीज़ जन्म से ही होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इज़ आल्सो इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेड। ओके, द इफेक्टेड इंडिविजुअल लैक ऑफ एंजाइम दैट कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एंजाइम कोई म्यूट हो जाता है, उसकी वजह से ये जो फिनाइल एलेनिन होता है ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो फिनाइल एलेनिन होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन में। और फिर उसके बाद क्या होता है, अक्यूमुलेशन ऑफ दिस इन ब्रेन रिजल्ट इन द ह्यूमन मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, वो मेंटली सही नहीं होता है। दिस आर आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन बिकॉज ऑफ पुअर एब्जॉर्बेशन बाय किडनी, क्योंकि जो किडनी होती है वो पुअर एब्जॉर्बेशन करने लगती है, तो ये जो है यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इट इज़ नॉट रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम, फिनाइल कीटोन यूरिया। ओके, बात समझ में आई। और यहाँ पे क्या आगे देखते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मीन्स यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या होगा कि कोई नया क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा या फिर कोई क्रोमोसोम रिमूव हो जाएगा। मे बी एक पेयर, मतलब क्रोमोसोम का एक पेयर ही कम हो जाए, मे बी क्रोमोसोम का एक पेयर बढ़ जाए, या फिर क्रोमोसोम के किसी पार्ट में कोई खराबी आ जाए, ना सही हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड द केस ऑफ ड्यू टू absence or excess or abnormal arrangement on the one or more chromosome। एनीप्लॉइडी, तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड एनीप्लॉइडी। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम रिजल्टेंट गेन और एक्स्ट्रा कॉपी। यहाँ पे क्या होता है, ये जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कितने पेयर होते हैं, 2 पेयर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ मतलब कि 2 पेयर होते हैं, ये तो मैंने XX बना ही दिया है। यहाँ पे क्रोमोसोम के कितने पेयर होते हैं, 2 पेयर होते हैं। तो यहाँ पे एक और बढ़ जाता है 21 नंबर पे, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे किसका लॉस हो जाता है, X क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम में डिफरेंस रखिएगा। ओके, अच्छा, आपने यहाँ पे एनीप्लॉइडी देखा, एक वर्ड आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेल डिप्लॉयड देन ट्रिप्लॉयड। आपको पता है कि सेल कैसे होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। ह्यूमन जैसा कि आपको पता है सेल कैसे होती है, डिप्लॉयड होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि पूरा का पूरा जो सेट होता है क्रोमोसोम का वही बढ़ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएंगे, ट्रिप्लॉयड हो जाएंगे, पॉलीप्लॉइडी मीन्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होते हैं, और इस 46 से क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाना, घट जाना, या फिर पूरा का पूरा सेट बढ़ जाना, पूरा सेट घट जाना, उनमें कोई और जो क्रोमोसोम के अरेंजमेंट में कोई डिसऑर्डर आ जाना, ये सब कहलाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 33 नंबर का क्रोमोसोम है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं सारे क्रोमोसोम पेयर में है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 क्रोमोसोम देखने के लिए मिल रहा है। क्रोमोसोम नंबर आप 3 है यहाँ पे। तो जिसमें ऐसा होता है, ये क्या होता है, ये डाउन सिंड्रोम है। ये डिजीज़ क्या है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के लक्षण क्या क्या है, सिम्टम्स क्या क्या है, फ्लैट बैक ऑफ हेड, जो हेड का पीछे साइड का होगा वो कैसा होगा, फ्लैट होगा, और जो फेस होगा वो चौड़ा होगा, ब्रॉड होगा। मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, जो फिंगर होंगे उनमें मतलब कि ढेर सारे लूप्स होंगे, और जो पाम होगा वो ज़्यादा क्रिएज होगा, ब्रॉड फ्लैट फेस, जैसा कि मैंने आपको बताया। बिग एंड रिंकल टंग, और जिसमें जो टंग होगी रिंकल्ड होगी और बड़ी होगी, और जिसमें से फुल टाइम सलाइवेशन होता रहेगा। और क्या होगा, हार्ट डिजीज भी होगी। ओके, आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पॉलीप्लॉइडी किसे बोलते हैं, आपको समझ में आ गया। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 23 पेयर में 46 होते हैं। आउट ऑफ दिस 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम।
बातें समझ में आ रही हैं? 22 क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। और एक पेयर क्या होता है? 22 पेयर क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। और एक पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। The rarely either an additional copy of chromosome may be included in an individual and individual may lack any one pair of chromosome। तो जैसा कि मैंने बताया कि वैसे तो ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन क्या होता है कि एक एडिशनल कॉपी बना लेता है या फिर लैक वन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, किसी एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम से कोई एक क्रोमोसोम गायब हो जाता है। ओके, दिस सिचुएशन आर नोन एज ट्राइसोमी और मोनोसोमी। तो अगर क्रोमोसोम, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि 3 हो गए थे, तो वो क्या हुआ था? वो ट्राइसोमी था। अगर यहाँ पे 3 सेट बन रहे थे तो वो क्या था? ट्राइसोमी था। और अगर यहाँ पे एक सेट बन रहा था तो वो क्या था? मोनोसोमी। और एक्चुअल होता कितना है? 2 होता है, मतलब एक पेयर 2 सेट होता है। अगर 3 हो जा रहा है तो वो क्या है? ट्राइसोमी। अगर एक है तो मोनोसोमी। बातें समझ में आ रही हैं? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड लाइन फिशर सिंड्रोम आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है। जो ये डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड लाइन फिशर सिंड्रोम हम पढ़ेंगे, तो ये इसमें हमें क्या पढ़ने के लिए मिलता है। तो डाउन सिंड्रोम में देखते हैं। डाउन सिंड्रोम तो मैंने आपको बताया कि भाई देखिए इसमें क्या होता है कि जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है, 21 नंबर पे क्रोमोसोम होता है, ये ट्राइसोमी होता है। और ट्राइसोमी मीन्स 3 सेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाली स्लाइड में बताया, तो इसे किसने? लैंडगन डाउन ने 1866 में इस डिजीज़ को दिया था। तो इन्हीं के नाम पे ये डिजीज़ का नाम भी पड़ गया, डाउन सिंड्रोम। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इन शॉर्ट स्टार्टेड विद स्मॉल राउंड हेड, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। फरेड टंग, पार्सली ओपन माउथ भी ओपन रहता है पार्सली। पाम इज ब्रॉड एंड विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। फिजिकली डिजीजेज होती हैं एंड साइकोमोटर डिजीज। मेंटली डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, मेंटली भी अच्छा नहीं होता है, मेंटली डेवलपमेंट भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। एंड लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या देखते हैं? दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो केस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी बन जाती है। यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे सपोज कोई एक्स वाई है, तो यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? जो मेल बॉडी होगी वो फीमेल के जैसे कैरेक्टर शो करेगी। और ये मेल बॉडी जो होगी, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली? 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? 44 प्लस, तो देखिए 46 क्रोमोसोम होते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या होगा? 44 प्लस 2। तो यहाँ पे ये क्या है? ये ऑटोसोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे लेकिन क्या होगा? जो लाइन फिल्टर सिंड्रोम जिनमें होगा, यहाँ पे क्या होगा? XXY। तो यहाँ पे 46 से 47 क्रोमोसोम देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यार यहाँ पे क्या होगा? ये जो मेल बॉडी होगी ना, ये क्या होगी? ये फीमेल लाइक मतलब कैरेक्टर शो करने लगेगी। और ये एक्चुअली कैसे होते हैं? ये स्टेराइल भी होंगे। एंड टर्नर सिंड्रोम की बात कर ले तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम की एक जो क्रोमोसोम होता है वो एब्सेंस हो जाता है। यहाँ पे जो एक एक्स क्रोमोसोम होता है वो एब्सेंस हो जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे एक्चुअली 46 होता है, तो 46 देखिए 46 है, तो जिसमें से क्या होगा? 44 प्लस 2 होना चाहिए। तो 44 ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम ऐसा होना चाहिए। तो 44 प्लस एक्स हो जाता है। यहाँ पे 45 क्रोमोसोम ही देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे एक सेट गायब होता है, तो X0 यहाँ पे कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है फीमेल पे। यहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं वो स्टेराइल होती है। एंड जो ओवरी होती है, ओवरी कैसी होती है? रूडिमेंट्री होती है। एंड बिसाइड अदर फीचर इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो जो फीमेल के अदर सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं। लाइक दैट मेमोरी ग्लैंड, वॉइस की पिच होती है, आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जाती है। लाइक मेल लाइक कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं। फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो तो शो नहीं होते हैं, लेकिन मेल के जो कैरेक्टर होते हैं सेकेंडरी वो थोड़े थोड़े शो होने लगते हैं। लाइक दैट आवाज़ का भारी हो जाना और मतलब बियर्ड वगैरह निकल आना। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं। ओके, आप देख लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।